साझा कर देता हूं राजस्थान क्लास संस्कृति। और राजस्थान जो क्लास संस्कृति है इसके अंतर्गत सबसे पहले फिर उसके बाद बातचीत करेंगे। नमस्कार नमस्कार भाई सभी दोस्तों को एक साथ ही नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, राम 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 राम। अब देखो राजस्थान कला संस्कृति के अंतर्गत सिलेबस क्या है क्या नहीं है वो सारी बातें वापस मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे से जानते हैं कि बहुत बड़ा वेटेज है राजस्थान कला संस्कृति का। और अगर बेसिक भी बातें पता होती है तो कला संस्कृति के पेपर के अंदर अपन काफी कुछ अच्छा कर देते हैं। लेकिन अपन इस 5 घंटे की क्लास के अंदर काफी कुछ अच्छा नहीं, सारा अच्छा ही करेंगे। राजस्थान कला संस्कृति से बनने वाले सभी प्रश्नों को अपन कवर करते हुए आगे की तरफ चलेंगे। राम राम भाई, नमस्कार नमस्कार। अब देखो कला संस्कृति में अपन क्या पढ़ेंगे। पहली बात तो कला संस्कृति में टोटल इकाई बताओ कितनी है? 5 इकाई है। 5 इकाई है, 5 यूनिट है टोटल। उनमें से मैं अगर शॉर्ट में बांटूं तो मैं कह सकता हूं कि एक यूनिट का नाम है प्रदर्शन कला। एक घंटे में 500 यूनिट का रिवीजन कर लेंगे। प्रदर्शन कला, प्रदर्शन कला के अलावा एक यूनिट है राजस्थान का सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन के अलावा एक यूनिट है राजस्थान का धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन के अलावा एक यूनिट अपन पढ़ेंगे राजस्थान की स्थापत्य कला। और स्थापत्य कला के बाद में एक यूनिट आज के अपन इस सेशन में पढ़ेंगे भाषा, बोलियां एवं साहित्य। भाषा, बोलियां और भाषा बोलियों के अलावा बताओ क्या पढ़ेंगे? साहित्य। ये टोटल 5 घंटे। कितने घंटे की क्लास होगी सबको बता दिया कि भाई कितने घंटे की क्लास होगी। 8 से 1 बजे तक अपनी ये जो क्लास है ये चलने वाली है दोस्तों। अब सबसे पहली बात, इस प्रदर्शन कला वाली यूनिट में क्या पढ़ेंगे? प्रदर्शन कला वाली यूनिट में अपनी सारी कलाएं आ जाएगी। कलाओं का मतलब लोक गीत आ जाएंगे, लोक नृत्य आ जाएंगे, लोक वाद्य यंत्र आ जाएंगे, लोक नाट्य आ जाएंगे, लोक गायन शैली आ जाएगी, शास्त्रीय संगीत आ जाएगा, शास्त्रीय नृत्य आ जाएगा, चित्रकला आ जाएगी, लोक कला आ जाएगी, हस्तकला आ जाएगी। ये नाम छोटा ही दिख रहा है प्रदर्शन कला, बहुत बड़ी यूनिट है प्रदर्शन कला के अंदर। अपन जब सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस में अपने को इतना लिखा दिया जाता है, छोटी सी 4 लाइनें, लेकिन उन 4 लाइनों का अर्थ बहुत व्यापक होता है। तो गीत, संगीत, नृत्य, चित्रकला, हस्तकला, लोक कला, प्रदर्शन कला वो सब इसमें पढ़ेंगे। सामाजिक जीवन में क्या पढ़ेंगे? कपड़े लते यानी वेशभूषा पढ़ेंगे, आभूषण पढ़ेंगे, रीति रिवाज पढ़ेंगे, समाज में प्रचलित व्याप्त कुरीतियां यानी प्रथाएं पढ़ेंगे, वो सारा इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। धार्मिक जीवन में क्या पढ़ेंगे? लोक देवता है, लोक देवियां है, संत है, मेले त्योहार है, उन सबको पढ़ेंगे। और स्थापत्य कला के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? दुर्ग, महल, मंदिर, बावड़ियां वो पढ़ेंगे। और भाषा, बोलियां, साहित्य तो आप जानते ही हो, साहित्य से संबंधित ये 5 यूनिट है। और इन 500 यूनिट की जो क्रीम बातें हैं, जो आपके RS 2023 के लिए बेहद महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको टच करते हुए आज के इस क्लास के अंतर्गत अपन संपूर्ण रिवीजन करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आज अपन जिस सेशन से बातचीत करने वाले हैं वो आपका सेशन रहेगा प्रदर्शन कला का। सबसे पहले प्रदर्शन कला से शुरुआत करेंगे। और प्रदर्शन कला क्योंकि सबसे बड़ी यूनिट है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपके पूछे जाते हैं वो प्रदर्शन कला से पूछे जाते हैं। हाँ भाई, सबको नमस्कार, सबको मेरा एक साथ ही नमस्कार भाई। अब थोड़ा सा घंटा 2 घंटा तेज गति से अपनी इस क्लास को चला करके 2-1 यूनिट तक फटाफट रिवाइज करते हैं। प्रदर्शन कला के अंतर्गत सबसे पहली बात, प्रदर्शन कला के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे लोक गीत यानी लोक संगीत में बोल सकता हूं, लोक संगीत। लोक संगीत के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे गायन शैलियां। क्या पढ़ेंगे? गायन शैलियां। गायन शैलियों के अलावा अपन पढ़ेंगे कुछ बातें गीत और फिर एक पढ़ेंगे शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अपन थोड़ी बहुत बातें घरानों की करेंगे। ये सबसे पहले बातें करते हैं। देखो गायन शैलियों का प्रश्न आपकी परीक्षाओं में, हालांकि पिछली परीक्षा में नहीं पूछा गया था, लेकिन अति महत्वपूर्ण रहता है। बाकी आरपीएससी के जैसे ईओआरओ का एग्जाम हुआ था, अभी बीच में एससीएफ का एग्जाम हुआ था, आरपीएससी के जो अन्य एग्जाम थे वहां पर यहां से हमेशा से प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले अपन गायन शैलियां पढ़ रहे हैं, फटाफट मैं रिवाइज करवा रहा हूं। अपने दिमाग में केवल इतना मोटा मोटा याद रखना कि आखिरकार गायन शैलियां है क्या, गायन शैलियां है क्या। तो अपने ध्यान रखना, गीत गाने की अपने अलग अलग शैलियां हैं। बेसिक प्रश्न आता है, अगर अपन उसको केवल एक बार रीड आउट कर लेते हैं
तो भी अपना प्रश्न सही होने की संभावना रहती है। तो राजस्थान में सबसे पहले पढ़ रहे हैं, पूरी प्रदर्शन कला को मैं क्रमबद्ध तरीके से रिवाइज करवा रहा हूं, गायन शैलियां। और गायन शैलियों में अपने ध्यान रखना, राजस्थान में 5 टाइप की मुख्य गायन शैलियां चलती है। एक गायन शैली बताओ कौन सी है, मांड गायन शैली। मांड के अलावा एक गायन शैली बताओ कौन सी है, लंगा। लंगा के अलावा एक गायन शैली है मांगणियार। मांगणियार मांगणियार के अलावा एक गायन शैली है तालबंदी। तालबंदी और एक गायन शैली है हवेली। एक बताओ कौन सी गायन शैली है, हवेली। पहला बात, बेसिक प्रश्न यह भी आ सकता है कि तालबंदी गायकी राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है। तो इन गायन शैलियों की बेसिक बातें पहले बता देता हूं। मांड, मांड गीत गाने की एक शैली है। आपने पुराने समय में राजा महाराजा जो होते थे, उनके दरबार में कोई विशेष मेहमान आते तो उन विशेष मेहमानों के स्वागत के लिए जो गायन शैली काम में ली जाती थी, उस गायन शैली का नाम था मांड गायन शैली। कौन सी, मांड गायन शैली। और मांड गायन शैली राजस्थान में इस शैली का जो उद्गम हुआ है वो जैसलमेर से हुआ है और वर्तमान में प्रसिद्ध किस क्षेत्र में है, बीकानेर। मांड गायन शैली जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र में लोकप्रिय है। लंगा, लंगा गायन शैली बाड़मेर की प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। लंगा गायन शैली बाड़मेर की प्रसिद्ध है, बालोतरा के निकट गांव है बड़नौवा, वो लंगाओं का गांव कहलाता है, ध्यान रखना। लंगाओं का गांव बड़नौवा बाड़मेर कहलाता है। मांगणियार, ये बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में लोकप्रिय गायन शैली है। बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में लोकप्रिय गायन शैली है। तालबंदी, ये विशेष ध्यान रखना, तालबंदी औरंगजेब के काल में कुछ कलाकारों को औरंगजेब ने दरबार से विस्थापित कर दिया था और औरंगजेब के दरबार से जो विस्थापित कलाकार थे वो पूर्वी राजस्थान में, खासतौर से सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आकर के एक स्पेशल गायन शैली शुरू करते हैं। उस गायन शैली का नाम था तालबंदी गायन शैली, यानी पूर्वी राजस्थान। और हवेली, हवेली किसको कहते हैं, हवेली नाथ द्वारा चित्र शैली को अपन हवेली की चित्र शैली कहते हैं। हवेली शैली के मंदिर वहां बने हुए हैं। औरंगजेब जब था तब औरंगजेब के काल में औरंगजेब ने भगवान कृष्ण जी के कई मंदिर तोड़ने का प्रयास किया था। इसलिए भगवान कृष्ण जी के भक्तों को ऐसे लगा कि औरंगजेब से अगर मंदिरों को बचाना है तो मंदिरों की स्ट्रक्चर ऐसी बनाई जाए कि बाहर से देखने पर औरंगजेब की सेना को लगे कि यार यहाँ तो कोई आदमी रहता होगा, यहाँ कोई हवेली वगैरह रहती होगी, और अंदर मंदिर बना दिया जाए। इसलिए औरंगजेब से बचने के लिए हवेली शैली का विकास किया गया था। हवेली शैली, हवेली शैली मतलब औरंगजेब की सेना जाती, रास्ते में कृष्ण भगवान का मंदिर दिखता तो तोड़ देते। इसलिए लोगों ने कहा कि ऐसा मंदिर बनाओ कि औरंगजेब की सेना वगैरह पास में से गुजरे तो पता ही नहीं चले कि मंदिर है, एक हवेली है। तो हवेली स्ट्रक्चर में वहां पर मंदिर बनाए, और वहां पर हवेली स्ट्रक्चर में मंदिर होने के कारण नाथ द्वारा में गायन की बताओ कौन सी शैली विकसित हुई थी, हवेली। अब देखो सीधा सीधा है, बंद कमरों में बैठ करके, यानी एक ही कमरे में बैठ करके जो गीत गाने की शैली, जो गायन की शैली होती है, उसको अपन बोलते हैं हवेली शैली। तालबंदी शैली, तालबंदी पूर्वी राजस्थान में प्रचलित है। और तालबंदी में होता क्या है, गीत पहले से रचित हो, 4-5, मान लीजिए आपने कोई गाना लिख रखा है या किसी कलाकार ने कोई गाना लिख रखा है, और फिर 5-7-10 लोग समूह के अंदर गीत गाए, यानी पहले से रचित कवियों के जो गीत है उन गीतों को एक साथ समूह में गाना, तालबंदी गायकी। मांगणियार गायकी का मतलब, मांगणियार इसका मतलब आप याद रखना, कामायचा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया जाए, कामायचा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया जाए। और कामायचा के अलावा खड़ताल भी बजा सकते हैं, खड़ताल। कामायचा और खड़ताल ये इनका मुख्य वाद्य यंत्र होता है। कामायचा और खड़ताल वाद्य यंत्रों के साथ जो गीत गाने की शैली होती है उसको अपन कौन सी शैली बोलते हैं, मांगणियार। लंगा, लंगाओं का प्रमुख वाद्य यंत्र होता है सारंगी। लंगाओं का प्रमुख वाद्य यंत्र क्या होता है, सारंगी। और अगर सारंगी नहीं होता है तो सतारा भी हो सकता है। सारंगी और सतारा वाद्य यंत्र के साथ जो गीत गाने की शैली है वो आपके बताओ कौन सी है, लंगा। और मांड में कोई वाद्य यंत्र स्पेस नहीं होता, बस मेहमानों के मनोरंजन के लिए, अतिथियों के मनोरंजन के लिए जो गीत गाए जाते थे वो आपके मांड शैली। और मांड की कुछ खास कलाकार है जो आपको याद रखनी है।
सबसे महत्वपूर्ण, अभी राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित बत्तुल बेगम का जरूर ध्यान रखना। बत्तुल बेगम कहाँ की रहने वाली है? जयपुर की रहने वाली है। और बत्तुल बेगम हाल ही में राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित है। तो सीधा प्रश्न भी आ जाता है कि हाल ही में राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित बत्तुल बेगम का संबंध राजस्थान की किस शैली से है या किससे है? तो अपने को बताना है बत्तुल बेगम का संबंध मांड गायन शैली से है। कौन सी गायन शैली से है? मांड गायन शैली से है। ध्यान रखना, बत्तुल बेगम का संबंध मांड गायन शैली से। और बत्तुल बेगम कहाँ की है? जयपुर। ये मांड गायन के साथ भजन भी गाते हैं, इसलिए भक्ति कलाकार भी है, भजन गायक कलाकार भी है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो बस ये 4-5 जो अपने को मुख्य रूप से बातें हैं वो अपने को याद रखनी है। एक यहां पर सबसे विशेष बात अपने को याद रखनी है कि अभी आगा खान संगीत अवार्ड, आगा खान संगीत अवार्ड, आगा खान संगीत अवार्ड से सम्मानित आसीन खान लंगा, आसीन खान लंगा, ये करंट के हिसाब से याद रखना है भाई। आगा खान अभी ओमान जो शहर है, उस ओमान शहर, ओमान जो कंट्री है उसके मस्कट शहर में आयोजित हुआ था एक संगीत समारोह। और उस संगीत समारोह के अंदर, ओमान के मस्कट में आयोजित संगीत समारोह के अंदर राजस्थान के किस संगीतज्ञ को आगा खान संगीत अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो वो अपना राजस्थान का संगीतज्ञ था आसीन खान लंगा, जिनको आगा खान संगीत अवार्ड दिया गया था। और ये किस वाद्य यंत्र के प्रमुख कलाकार है? तो ये है अपने सारंगी वाद्य यंत्र के प्रमुख कलाकार। तो ये 5 प्रमुख गायन शैलियां याद रखनी है। इनमें देखो, इधर 2021 में केंद्रीय संगीत अकादमी से प्राप्त गाजी खान बरना, गाजी खान बरना का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? तो गाजी खान बरना का संबंध खड़ताल से है। और कौन सी गायक शैली के कलाकार है? मांगणियार। एक नाम याद रखना, दापू खां भाडली, मुम्मल गीत के बहुत बेहतरीन कलाकार थे दापू खां भाडली। और दापू खां भाडली अब इस दुनिया में नहीं है, तो दापू खां भाडली का संबंध भी कौन सी गायन शैली से है? मांगणियार है। बाकी अल्लाह जिलाबाई, गौरी बाई, बत्तुल बेगम, जमीला बानो, ये जितने भी मैं नाम बोल रहा हूं, इन सब का संबंध बताओ कौन सी से है? मांड। अल्लाह जिलाबाई किसकी प्रसिद्ध कलाकार है? मांड गायिका है। बत्तुल बेगम मांड गायिका है, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है क्योंकि राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित है बत्तुल बेगम। जमीला बानो, बन्नो बेगम, गौरी बाई, मांगी बाई, नन्नी बाई, ये मैंने जितने भी कलाकार बोले ये सब मांड शैली के हैं। बस प्रसिद्ध याद रखना कि मांड जैसलमेर बीकानेर में। लंगा शैली कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर। नाम के पीछे लंगा आ रहा, मतलब कौन सी शैली के कलाकार है? लंगा शैली के कलाकार है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा बजाते हैं? सारंगी बजाते हैं। मांगणियार, मांगणियार शैली बाड़मेर जैसलमेर की प्रसिद्ध है। वाद्य यंत्र क्या बजाते हैं? कामायचा। और तालबंदी, ऐसा प्रश्न लिखा हुआ जाएगा कि औरंगजेब, औरंगजेब जो है उसके दरबार से विस्थापित जो कलाकार है, औरंगजेब के दरबार से विस्थापित कलाकारों द्वारा पूर्वी राजस्थान में आकर के किस गायन शैली की शुरुआत की गई थी? तो अपने किसकी की गई थी? तालबद्दी। और बंद कमरों में बैठकर गीत गाने वाली जो शैली है, बंद कमरों में बैठ करके, वो आपके नाथ द्वारा वाली है। तो ये 5 छोटी छोटी गायन शैलियों के बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो गायन शैलियां यहां पर पूरी होती है। उसके बाद ध्यान रखना, शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत में 3-4 बातें याद रखनी है। एक तो शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत 5 महत्वपूर्ण बातें, और 5 महत्वपूर्ण बातों के अंतर्गत अपने को याद रखना है कि एक तो ध्रुपद जो गायकी है, ध्रुपद गायकी, इसके बारे में 2-3 बातें याद रखना। शास्त्रीय संगीत, उसमें गायकी है, बताओ कौन सी? ध्रुपद गायकी। इस ध्रुपद गायकी में क्या याद रखना है कि एक तो गौर हर हरिवाणी, गौर हरिवाणी, गौर हर वाणी, गौर हर वाणी। एक आपसे पूछ ले कि खांडुर वाणी, खांडुर वाणी, खांडुर वाणी, खांडुर वाणी के अलावा एक अपने को याद रखना है गौर हर वाणी, खांडुर वाणी, डागुर वाणी, डागुर वाणी। इस टाइप से कोई भी एक और है अपने गौर हरवाणी, खांडुर हरवाणी, डागुर वाणी, 4 टाइप की राग है। 3 का जोड़ा बनकर आएगा कि गौर हरवाणी, खांडुर वाणी, डागुर वाणी इत्यादि क्या है।
तो आप बताएंगे ध्रुपद गायकी की वाणियों के प्रकार है। ध्रुपद गायकी जो है उसकी गायन शैलियों के 4 अलग अलग टाइप के प्रकार है। आप तो याद रखना ध्रुपद गायकी का जनक कौन है, तो ध्रुपद गायकी के जनक ग्वालियर जो है, ग्वालियर के नरेश थे ग्वालियर शासक मानसिंह तोमर। ग्वालियर शासक मानसिंह तोमर के काल में, ग्वालियर शासक मानसिंह तोमर के काल में कौन सी गायकी प्रारंभ हुई थी, ध्रुपद गायकी प्रारंभ हुई थी। अभी ज्यादा इंटरनल डीपली समझने की जरूरत नहीं है, बस सीधा परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि गौरहर वाणी, खांडुर वाणी, डागुर वाणी और एक होती है नोहर वाणी, एक होती है नोहर वाणी। ये टोटल 4 में से कोई भी वो 3 जोड़ा उठा देगा। गौरहर वाणी, खांडुर वाणी, डागुर वाणी, नोहर वाणी क्या है, तो आप बताना ध्रुपद गायकी की 4 रागें हैं। ध्रुपद गायकी की 4 रागें मुझे अच्छे से याद है, परीक्षा में प्रश्न आया था कि गौरहर वाणी, खांडुर वाणी, डागुर वाणी इत्यादि क्या है। नीचे कुछ ऑप्शन में था जीरे की उन्नत किस्में, हाल ही में निर्मित राजस्थानी फिल्मों के नाम वगैरह कुछ करके ऐसा। तो ध्रुपद गायकी में गौरहर वाणी, खांडुर वाणी, डागुर वाणी और नौरहर वाणी ये ध्रुपद गायकी की 4 रागों के नाम है। ध्रुपद गायकी का जनक कौन है, ग्वालियर के शासक है मानसिंह तोमर। एक तो ये याद रखना। एक अपने को याद रखना है कि संगीत की नवीनतम राग कौन सी है, वर्तमान में जो संगीत है उस संगीत की नवीनतम राग कौन सी है, तो संगीत की जो नवीनतम राग है वो गोरमा राग है। ये नई राग मानी जाती है, संगीत की नवीनतम राग गोरमा राग। और इस गोरमा राग के जनक कौन है, तो अपन बताएंगे पंडित विश्वमोहन भट्ट है। पंडित विश्वमोहन भट्ट ये संगीत की राग के जो है नवीनतम राग के जनक है। अब आप सोचेंगे कि गुरुजी क्या है ये खांडुर वरहाणीर, नौरहर वाणीर, कुछ पता ही नहीं लगा। अभी पता नहीं लगेगा तुम्हें, अभी केवल सीधा सीधा याद रखना है, ये बाद में विस्तार से बताएंगे, अभी इतना वक्त नहीं है। आप तो सीधा याद रखना कि शास्त्रीय संगीत में ध्रुपद गायकी एक गायन की शैली है। ध्रुपद गायकी जैसे अपने लंगा गायन शैली है वैसे ही ध्रुपद गायकी है। ध्रुपद गायकी जो शैली है ये ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर के काल में विकसित हुई थी। और इस ध्रुपद गायकी की 4 वाणियों के नाम है, इसकी 4 शाखाएं हैं, गौरहर वाणी, खांडुर वाणी, डागुरहर वाणी और नौरहर वाणी। और अपना जो संगीत है उसमें जो सबसे नवीनतम राग है वो नवीनतम राग बताओ कौन सी राग है, गोरमा राग है। कौन सी राग है, गोरमा राग है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगले क्वेश्चन, अगली बात अपने को याद रखनी है यहाँ पर शास्त्रीय संगीत के अंदर। एक तो राजस्थान का तानसेन किसको कहते हैं, राजस्थान का तानसेन। और राजस्थान का जो तानसेन है वो हरि सिंह को कहा जाता है। राजस्थान का जो तानसेन है वो किसको कहा जाता है, राजस्थान का तानसेन। फटाक से कमेंट करके बताओ दे, राजस्थान का तानसेन हरि सिंह को कहा जाता है। तानसेन मतलब ऐसा कहते हैं कि ये जब गीत गाते थे तो पत्थर पिघल जाता था, पत्थर पिघल जाता था, पत्थर पिघल जाता। इसलिए अपने ध्यान रखना राजस्थान का तानसेन हरि सिंह है। और एक अपने याद रखना राजस्थान के कौन से संगीतज्ञ रुलाने वाले फकीर के नाम से जाने जाते हैं। राजस्थान के कौन से संगीतज्ञ रुलाने वाले फकीर, यानी अगर गीत गाएं तो यूं आंखों में आंसू से आ जाए, इतना मधुर आवाज में गीत कौन गाते थे। राजस्थान में रुलाने वाला फकीर किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना रुलाने वाला फकीर कहते हैं मान तोल खां को। किसको कहा जाता है, मान तोल खां को राजस्थान का रुलाने वाला फकीर कहा जाता है। बिल्कुल, मान तोल खां को राजस्थान का रुलाने वाला फकीर, राजस्थान का तानसेन हरि सिंह, संगीत की नवीनतम राग गोरमा राग जिसके जनक है पंडित विश्वमोहन भट्ट। संगीत में एक बहुत बड़ी गायकी है ध्रुपद गायकी जिसके 4 अनन्य नाम है, गौरहर वाणी, खांडुर वाणी, डागुर वाणी और नौहर वाणी। और इस ध्रुपद गायकी के जो जनक है वो जनक माने जाते हैं ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर। तो ये कुछ बातें अपने को शास्त्रीय संगीत के अंदर याद रखना है। एक अपने को शास्त्रीय संगीत के अंदर यह भी याद रखना है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ पंडित जसराज का संबंध कौन से संगीत घराने से है। पंडित जसराज का जो संबंध है वो ध्यान रखना मेवात घराने से है। ये थोड़ा सा रट लेना कि पंडित जसराज का संबंध कौन से घराने से है, तो पंडित जसराज का संबंध जो है मेवाती घराने से है, मेवात घराने से है। तो ये शास्त्रीय संगीत की कुछ बेसिक सी बातें हैं अपने को ध्यान रखनी है। बिल्कुल मैं जितने भी टॉपिक है उनकी सारी महत्वपूर्ण बातें इस क्लास के अंदर आपके साथ साझा कर दूंगा, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये हो गया आपका शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के बाद
अगला, अभी मैं सारे 5 टॉपिक, जब ये 5 छोटी छोटी बातें हो जाएगी तो 500 को मैं एक साथ ही रिपीट कर दूंगा। शास्त्रीय संगीत के बाद अपने को याद रखने हैं लोकगीत। लोकगीतों में क्या याद रखना है, अभी सारी बातें याद रखने की जरूरत नहीं है। लोकगीत की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपके साथ रिपीट कर रहा हूं। लोकगीत, लोकगीत किसे को कहते हैं? लोकगीत में एक तो आपको परिभाषा याद रखनी है कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुख बोले चित्र है। लोकगीत किसी संस्कृति के मुख बोले चित्र है। ये किस लोकगीत किसी संस्कृति के मुख बोले चित्र है, किसका स्टेटमेंट है? तो अपने ध्यान रखना है, देवेंद्र सत्यार्थी का स्टेटमेंट है। लोकगीत किसी संस्कृति के मुख बोले चित्र है, ये देवेंद्र सत्यार्थी का स्टेटमेंट है, ध्यान रखना। नंबर 5, लोकगीतों में अपने को ध्यान क्या रखना है कि लोकगीत पढ़ने कैसे हैं। लोकगीतों में बेसिक बातें तो अपन जानते ही हैं कि राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम। पहले मैं राज्य गीत की बात कर देता हूं कि राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है, तो अपन बताएंगे राजस्थान का राज्य गीत जो है वो केसरिया बालम है। राजस्थान का राज्य गीत बताओ कौन सा है? केसरिया बालम है। और ये जो केसरिया बालम गीत है इसको प्रथम बार किसने गाया था? तो अपन बताएंगे प्रथम बार मांगी बाई ने गाया था। प्रथम बार किसने गाया था? मांगी बाई। और मांगी बाई कहाँ की रहने वाली थी? उदयपुर की रहने वाली थी। और इस गीत को अगर पूछ ले कि सर्वाधिक बार किसने गाया था, तो इस गीत को सर्वाधिक बार गाया था अल्लाह जिल्हा बाई ने। इस गीत को सर्वाधिक बार गाया था अल्लाह जिल्हा बाई ने। और ये गीत कौन सी कैटेगरी में है, कौन सी शैली में गाया जाता है? मांड शैली में गाया जाता है। और ये गीत कैसा गीत है? विरह गीत है। विरह गीत का मतलब वह गीत जो किसी की याद में गाया जाता है। किसी की याद में गाए जाने वाले गीतों को अपन कहते हैं विरह गीत। और मांड शैली मैंने आपको बता दिया, मांड शैली का मतलब होता है पुराने समय में राजा महाराजाओं के दरबार में जो विशेष मेहमान आते थे, उन विशेष मेहमानों के स्वागत में जो गीत गाए जाते थे उनको अपन मांड शैली के गीत कहते थे। तो केसरिया बालम पहली बार गाया था मांगी बाई ने, सर्वाधिक बार गाया था अल्लाह जिला बाई ने। मांड शैली का गीत है और विरह गीत है। ये राजस्थान का कौन सा गीत है? राज्य गीत। लोकगीत होते क्या है अपन बेसिकली जानते ही हैं। अपने राजस्थान में जो क्षेत्रीय क्षेत्र यानी अपने लोगों द्वारा, लोक मत में अपन कोई सा भी गीत गा रहे हैं। अगर सरल सा मैं और आपको समझाऊं तो मानव के मन में कोई भी विचार आ रहा है, मेरे मन में विचार आ रहा है कि मैं अब 5-6 घंटे तक लगातार जो है क्लास लूंगा। मैंने गीत गा दिया, क्लास लूंगा रे 8 से 1 तो लूंगा रे। ये बताओ क्या हो गया? गीत हो गया। आजकल तो आपके मन में किसी प्रकार का भाव आता है तो तुम स्टेटस लगा करके, स्टोरी लगा करके उस भाव को रिप्रेजेंट कर देते हो। लेकिन पुराने समय में या आज भी मानव के मन में कोई विशेष संदेश आ रहा है और उसको गीत के माध्यम से रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो लोकगीत कहा जाता है। लोकगीत किसी संस्कृति के मुख बोले चित्र है। ये परिभाषा किसकी है? देवेंद्र सत्यार्थी की। परिभाषा याद रखना, क्योंकि परिभाषा देख करके आपसे स्टेटमेंट पूछ दिया जाएगा कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुख बोले चित्र है। कथन किसका है? तो अपन बताएंगे कथन किसका है? देवेंद्र सत्यार्थी का है। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? तो अपन बताएंगे केसरिया बालम है। पहली बार किसने गाया? मांगी बाई ने। सर्वाधिक बार किसने गाया? अल्लाह जिला बाई ने। कौन सी शैली में गाया जाता? मांड शैली में। मांड बताई दिया कहां की प्रसिद्ध शैली है, तो मांड अपनी प्रसिद्ध शैली है जैसलमेर और बीकानेर की। और किसी की याद में गाए जाने वाले गीतों को वीर गीत कहते हैं, तो ये आपका वीर गीत है। अब देखो राजस्थान के जो लोकगीत है उन लोकगीतों को अपन बेसिकली 3 भागों में बांटते हैं। एक ही पेज पर समझा दूंगा सारे लोकगीत। एक लोकगीत होते हैं क्षेत्रीय लोकगीत। बताओ कौन से लोकगीत है? क्षेत्रीय लोकगीत। क्षेत्रीय लोकगीत। एक गीत होते हैं, ध्यान रखना, धार्मिक गीत। कौन से गीत होते हैं? धार्मिक गीत। और एक टाइप के गीत होते हैं रिवाजों वाले गीत। एक टाइप के गीत कौन से गीत होते हैं? रिवाजों के गीत, ध्यान रखना। और इन गीतों में अभी आपको कुछ नहीं करना है, जितने गीत बताए जाए उनको रिवाइज करना है। लोक गीतों को कितने भागों में बांटते हैं? 3। रिवाजों के गीत मतलब जन्म, मृत्यु, विवाह इत्यादि पर गाए जाने वाले गीत रिवाज। देवी देवताओं की आराधना में गाए जाने वाले धार्मिक, और अलग अलग क्षेत्रों में गाए जाने वाले गीतों को क्षेत्रीय लोकगीत कहते हैं। क्षेत्रीय लोकगीतों को फिर 3 भागों में बांटना है। एक अपने को याद रखना, मरु प्रदेश के गीत। मरु प्रदेश के गीत। मरु प्रदेश के गीत। मरु प्रदेश के अलावा एक अपने को याद रखना मैदानी भाग के गीत। मैदानी भाग के गीत।
मैदानी भाग के अलावा एक अपने को याद रखना पर्वतीय क्षेत्र के गीत। कौन से क्षेत्र के गीत? पर्वतीय क्षेत्र के गीत। अब सबसे पहली बात, यहां पर मरु प्रदेश का मतलब क्या है? गीतों के अंदर आपसे जिला नहीं पूछा जाता, क्षेत्र पूछा जाता है। कोई भी गीत का नाम दे देंगे और पूछेंगे कि कुर्जा राजस्थान के किस क्षेत्र में गाया जाता है, तो मरु प्रदेश का मतलब पूरा पश्चिमी राजस्थान हो गया। इधर मैदानी भाग का मतलब जयपुर और जयपुर के आगे वाला पूरा जो आपका पूर्वी राजस्थान है वो हो गया। और पर्वतीय क्षेत्र का मतलब हाड़ौती, मेवाड़ और वागड़। हाड़ौती, मेवाड़ और वागड़ वाला जो पूरा बेल्ट होगा उसको अपन बताओ क्या बोलेंगे? मैदानी भाग। यानी मेवाड़ पूरा, हाड़ौती पूरा और वागड़ पूरा, ये तो आपका कौन सा हो जाएगा? मैदानी भाग। और पूर्वी राजस्थान पर्वतीय भाग और पश्चिमी राजस्थान मरु प्रदेश के गीत। धार्मिक गीतों को अलग से पढ़ना ही पढ़ना है। और रिवाजों में 3 टाइप के गीत होंगे। रिवाजों में एक तो होगा जन्म, एक होगा विवाह और एक होगा मृत्यु। जन्म, विवाह और बताओ किसके? मृत्यु। रिवाज 3 टाइप के होते हैं, एक जन्म, एक विवाह और एक आपका कौन सा? मृत्यु। तो इनमें जो महत्वपूर्ण गीत है उन गीतों को अपने को पढ़ना है। देखो मरु प्रदेश क्षेत्र में कौन कौन से गीत गाए जाते हैं, बस 7-8 गीतों के नाम याद रखने हैं आपको। एक तो पूछा जाएगा कि रतन राणा, केवड़ा, गुगरी इत्यादि क्या है, तो अपने को ये पूरा जोड़े में ही आता है तीनों गीतों का प्रश्न। जैसे लालदर पटेलिया बिछिया माचर का जोड़ा बनकर के आता है, वैसे ही रतन राणा, केवड़ा, गुगरी इनका पूरा जोड़ा बनकर के आता है। रतन राणा, केवड़ा, गुगरी ये सब मरु प्रदेश में गाए जाने वाले बताओ क्या होते हैं? गीत होते हैं। अभी मैं अलग से लिखूंगा। तो क्षेत्रीय जो लोकगीत है, इन क्षेत्रीय लोकगीतों में 3 टाइप के लोकगीत आएंगे, मरु प्रदेश, मैदानी भाग और पर्वतीय भाग। तो मैं इसको यहां से कॉपी करके थोड़ा सा आगे लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा बड़ा लिखने में फायदा हो जाए। क्षेत्रीय लोकगीत। क्षेत्रीय लोकगीतों में कितने भाग होंगे? क्षेत्रीय में आपको बता दिया 3 भाग होंगे। एक तो बताओ कौन सा? मरु प्रदेश हो गया। मरु प्रदेश में कौन कौन से गीत गाए जाएंगे? तो मरु प्रदेश में एक तो पूरा जोड़ा बनकर के आएगा रतन राणा के अलावा केवड़ा और केवड़ा के अलावा गुगरी, केवड़ा, गुगरी और एक काचबा। ये आपका रटावा होना चाहिए कि ये मरु प्रदेश में गाए जाने वाले बताओ कैसे गीत होते हैं? प्रेम गीत होते हैं। मरु प्रदेश में गाए जाने वाले कैसे गीत होते हैं? प्रेम। एक अपने को मरु प्रदेश में याद रखना है कुर्जा, मरु प्रदेश में कुर्जा। मरु प्रदेश में अपने को याद रखना कोवा और कोवा के अलावा मरु प्रदेश में याद रखना है जोरावा। ये सारे के सारे मरु प्रदेश में गाए जाने वाले बताओ कैसे गीत होते हैं? वीरे। प्रेम का मतलब जिस गीत में किसी नायक और नायिका का प्रेम प्रदर्शित होता हो उनको अपन बोलते हैं प्रेम गीत। और जो किसी की याद में गाया जाता हो उन गीतों को अपन बताओ कौन सा गीत बोलते हैं? वीरह गीत बोलते हैं। तो वीरह गीत कौन कौन से? कुर्जा, कोवा और जोरावा। कोवा मतलब उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला, जद मारा पीऊजी घर आवे। तो ये मरु प्रदेश में हो गए। इसके अलावा अगर मैं मरु प्रदेश के गीतों की बात करूं तो मरु प्रदेश में ध्यान रखना, गीतों में केवल नाम याद रखना है। बाकी आप गीत का नाम जैसे ही आएगा विकल्प के आधार पर निश्चित रूप से पहचान जाएंगे। मरु प्रदेश के गीतों के नाम याद रख लो, नाम याद रख लो। पीपली गीत मरु प्रदेश में गाया जाता है। गोरबंद गीत बताओ कहां पर गाया जाता? मरु प्रदेश में। ऊंट के गले का श्रृंगार करते समय गाते हैं। लीलगर, ओढ़नी रंगने वाला व्यक्ति बताओ क्या कहलाता है? लीलगर। अल्लाह पल्ला पर दादर मोर रंग दे, और रंग दे माने ओजू रंग दे। तो पीपली, गोरबंद, लीलगर, कुर्जा, कोवा, जोरावा, काचबा, गुगरी, केवड़ा, रतन राणो ये सब किस प्रदेश में गाए जाने वाले गीत है? मरु प्रदेश के अंतर्गत गाया जाने वाला गीत है। यहां पर एक गीत अपने याद रखना ढोला मारू। और ये ढोला मारू किस जिले का गीत है? सिरोही जिले का गीत है, जिसमें ढोला और मारू का वर्णन किया गया। ढोला नरवर का राजा था और मारू पुंगलगढ़ बीकानेर की राजकुमारी थी। ढोला 3 साल का था, शादी हुई थी दोनों की, और मारू उस समय कितने साल की थी? 1.5 साल की थी। तो ये मरु प्रदेश के प्रमुख गीतों में ये नाम आपको याद रखने हैं। मरु प्रदेश के गीतों के बाद अपने को याद रखने मैदानी भाग। मैदानी भाग का मतलब क्या है? मैदानी भाग का मतलब है जयपुर, और जयपुर के बाद आगे वाला जो पूर्वी राजस्थान होता है उसको अपन पूरा मैदानी भाग कहते हैं। मैदानी भागों में कौन कौन से गीत है? 4-5 गीत ही है। एक तो हिचकी गीत गाए जाते हैं। हिचकी के अलावा एक रसिया गाए जाते हैं। हिचकी के अलावा बताओ कौन सा? रसिया गाया जाता है। एक कंडल गीत गाया जाता है। हिचकी, रसिया,
कंडल, ये सब बताओ किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? मेवात क्षेत्र में गाए जाने वाले गीत है, यानी मैदानी भाग के लोकगीत है, इसको भी याद रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण है पर्वतीय क्षेत्रों के गीत, पर्वतीय क्षेत्रों के लोकगीत। पर्वतीय क्षेत्र में ज्यादातर जो लोकगीत है वो ध्यान रखना आदिवासियों के द्वारा गाए जाते हैं, ज्यादातर जो लोकगीत हैं वो आदिवासियों के द्वारा गाए जाते हैं। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों के अधिकांश गीत बताओ कौन गाएंगे? आदिवासियों द्वारा गाए जाएंगे। पर्वतीय क्षेत्र का मतलब क्या है? पर्वतीय क्षेत्र का मतलब होता है मेवाड़, हाड़ौती और वागड़, मेवाड़, हाड़ौती और वागड़। पर्वतीय क्षेत्रों में एक तो जोड़ा बार बार पूछा जाता है, लालर, पटेलिया और बिछिया। लालर, पटेलिया और बिछिया क्या है? तो अपने को ध्यान रखना, लालर, पटेलिया, बिछिया, माचर, ये जोड़ा बार बार परीक्षाओं में आ रहा है। लालर, पटेलिया, बिछिया, माचर, यहां पर शब्द मैंने लिखा माचर। माचर क्या है? लालर, पटेलिया, बिछिया, माचर क्या है? तो अपन बताएंगे कि ये सारे के सारे आदिवासियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में गाए जाने वाले गीत होते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना, पर्वतीय क्षेत्रों में गाया जाता है आपका हमसीडो। हमसीडो, ये प्रश्न भी आता है कि बिलों का युगल गीत बताओ कौन सा है? बिलों का युगल गीत हमसीडो होता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो सुवटिया, बिलों में वीर गीत जो है, बिलों का वीर है गीत, ये आपका बताओ कौन सा है? सुवटिया माना जाता है। और एक याद रखना, चिरमी, चिरमीरा झाला चार, वारी जाऊं चिरमी। चिरमी किस प्रांत का गीत है? तो चिरमी मालवा क्षेत्र का प्रमुख गीत है। वैसे चिरमी एक पौधा होता है, लेकिन चिरमी गीत बहुत महत्वपूर्ण है भाई, ध्यान रखना। चिरमी मालवा क्षेत्र का प्रमुख गीत है। चिरमीरा झाला चार, वारी जाऊं चिरमी ने, यानी एक महिला जो अपने पीहर में बैठी है और पीहर में बैठ अपने ससुराल में बैठी है और ससुराल में बैठकर पीहर जाना चाहती है, ससुराल में बैठ करके पीहर जाने हेतु अपने भाई वे पिता की प्रतीक्षा में एक गीत गाती है। उस गीत का नाम बताओ कौन सा गीत होता है? चिरमी। तो अपने को पर्वतीय क्षेत्रों में ये जोड़े याद रखने हैं, लालर, पटेलिया, बिछिया, माचर पर्वतीय क्षेत्रों में आदिवासियों का गीत है। हमसीडो ये बिलों का युगल गीत है। सुवटिया ये बिलों का कौन सा गीत है? वीर गीत है। और चिरमी ये मूल रूप से कहां का गीत है? मालवा का गीत है, जो एक महिला अपने ससुराल में बैठकर पीयर जाने हेतु भाई व पिता की प्रतीक्षा में गीत गाती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राम राम भाई, सबको राम राम। तो अभी पर्वतीय क्षेत्रों में यही याद रखना है। मैदानी भाग में 3 गीत याद रखने हैं, मरु प्रदेश में यही याद रखने हैं। 2 गीत अपने अलग से है, एक तो इंडोनी और एक पणिहारी। इंडोनी और पणिहारी में ध्यान रखना। इंडोनी जानते हो, कपड़े का एक गोल घेरा होता है जो इसको माथे पर रखा जाता है, जिसे इंडी या इंडोनी कहते हैं। यानी पनघट पर पानी लाते समय महिलाएं कौन सा गीत गाती है? इंडोनी। और पणिहारी, पणिहारी गीत का मतलब होता है कि महिलाओं द्वारा एक पतिव्रता महिला का परिचय है। पणिहारी गीत जो है वो पतिव्रता पत्नी का परिचय गीत है। पणिहारी गीत का मतलब एक नवविवाहिता जो महिला है उसका पति प्रदेश में रहता है और नवविवाहित महिला पनघट पर पानी लाने के लिए जा रही होती है। उसी गांव का युवक उस महिला का पीछा करता और उस महिला को कहता कि हंस हंस ने बोलिए पणिहारी बाता रह जासी। यानी नवविवाहिता जब पनघट पर पानी लाने जाती है, जिसका पति प्रदेश में बैठा है और गांव का जो युवक है उसका पीछा करते हुए उसे बात करने का प्रयास करता है, लेकिन वो महिला उसे बात करने से मना कर देती है। वो कहती है कि पेऊ बेटा प्रदेश जद आवेला बोलूं ली हंस हंस ने बोला कि सॉरी प्रियतम प्रदेश में बैठे हैं, वो जब आएंगे तब मैं उनसे हंस हंस करके बात करूंगी। यानी दूसरे युवक से को बात करने से मना कर देती है, और जो दूसरे युवक को बात करने से मना कर देगी वो पतिव्रता पत्नी कहलाएगी। इसलिए पतिव्रता पत्नी का परिचय गीत बताओ कौन सा है? पणिहारी। और पनघट पर पानी लाते समय बताओ कौन सा गीत गाया जाता है? इंडोनी गीत गाया जाता है। तो ये तमाम आपके क्षेत्रीय लोकगीत है भाई। इन क्षेत्रीय लोकगीतों का विशेष याद रखना। मरु क्षेत्रीय गीतों को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है, ध्यान रखना। एक तो मरु प्रदेश के गीत है, एक मैदानी भाग के गीत है और एक पर्वतीय क्षेत्र के गीत है। पर्वतीय क्षेत्र वालों में ये 4 जोड़े याद रख लेना, रट लेना कि लालर, पटेलिया, बिछिया, लालर, पटेलिया, बिछिया क्या है? पर्वतीय क्षेत्रों में गाए जाने वाले गीत है। हमसीडो, सुवटिया, हमसीडो बिलों का युगल, सुवटिया बिलों का वीर गीत। चिरमी किस क्षेत्र का गीत है? मालवा क्षेत्र का। मैदानी में ये 3 है और मरु प्रदेश में ये आपके गीत है। यानी क्षेत्रीय गीतों का यहाँ पर समापन होता है।
क्षेत्रीय गीतों में मैंने आपको बताया था कि गीत आपके कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। धार्मिक गीत वह गीत जो किसी देवी देवताओं की आराधना में गाते हैं, उनको बोलते हैं धार्मिक गीत। तो धार्मिक गीत कौन कौन से हैं, उन धार्मिक गीतों को मैं एक साथ ही लिख देता हूं। धार्मिक गीत भी परीक्षाओं में आ जाते हैं, तो धार्मिक गीतों में याद रखना, एक तो लांगुरिया। धार्मिक गीत का मतलब होता क्या है, वह गीत जो किसी देवी देवता की आराधना में गाए जाएंगे, धार्मिक गीत कहलाएंगे। लांगुरिया गीत किसकी आराधना में गाए जाते हैं, तो अपने ध्यान रखना, लांगुरिया गीत किसकी आराधना में है, केला देवी के गीत होते हैं। ये छोटे छोटे गीत होते हैं। ब्यावले गीत, ब्यावले गीत किसके गीत होते हैं, रामदेव जी के गीत होते हैं। टेर, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, टेर, टेर होता तेजा जी का लोकगीत, और तेजा जी का जो लोकगीत होता है उन लंबी आवाज में गाया जाता है, टेर लोकगीत। और ये किसानों का प्रेरक गीत होता है, यानी किसानों को किस गीत से प्रेरणा मिलती है, तो किसानों का जो प्रेरक गीत है वो होता है आपका टेर। और टेर किसकी आराधना में गाया जाता है, तेजा जी। एक अपने याद रखना भाई, छावली, छावली किसका गीत होता है, छावली होता है गोगा जी का गीत। और एक अपने याद रखना, बगड़ावत, 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 बगड़ावत जो है वो किसका गीत होता है, तो बगड़ावत जो गीत होता है वो ये देवनारायण जी का गीत होता है। बगड़ावत गीत देवनारायण जी का। तो सीधा सीधा है ब्यावले गीत, ब्यावले जो गीत है वो रामदेव जी के होते हैं। टेर गीत, टेर तेजा जी का होता है, छावली गोगा जी, और बगड़ावत आपका देवनारायण जी। और केला देवी की आराधना में बताओ कौन सा गीत गाया जाता है, लांगुरिया। एक यहां प्रति महत्वपूर्ण बात याद रखना, आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि पवाड़े क्या है, पवाड़े क्या है। इतना सा प्रश्न आ गया और ऑप्शन ए में डाल दिया लोक गीत, ऑप्शन में डाल दिया लोक कथा, लोक कथा, ऑप्शन में डाल दिया लोक गाथा, ऑप्शन में डाल दिया लोक गाथा, और ऑप्शन में डाल दिया लोक वार्ता। तो अपने को ध्यान रखना है, लोक गीत, लोक कथा, लोक गाथा और लोक वार्ता में से अपने को याद रखना लोक गाथा। और पवाड़े का संबंध किस देवता से है, तो अपन बताएंगे पवाड़े का संबंध पाबू जी से है। पवाड़े का संबंध किससे है, पाबू जी से है। कोई पूछे कि पवाड़े क्या है, तो लोक गीत, लोक कथा, लोक गाथा या लोक वार्ता, तो पवाड़े आपकी लोक गाथा है। पवाड़े आपका बताओ क्या है, लोक गाथा। हाँ, पवाड़े गीत भी होते हैं पाबू जी के, लेकिन अगर गीत और गाथा दोनों में से आपको चुनना पड़ जाए तो अपने को पहले क्या चुनना है, लोके गाथा। इसको विशेष रूप से याद रख लेना है। अगर परीक्षा में पूछ ले कि पवाड़े क्या है, तो लोक गाथा है। और एक अगर आपसे पूछ ले कि चिरजा या चर्जा क्या है, चिरजा या चर्जा, क्योंकि धार्मिक गीतों से संबंधित शब्दावलियां हैं। चिरजा और चर्जा क्या है, तो अपन बताएंगे चारण लोक देवियों की स्तुति। मुख्य रूप से चारण लोक देवियां जो है, उन चारण लोक देवियों की स्तुति यानी आरती को बताओ अपन क्या बोलते हैं, चिरजा या चर्जा बोलते हैं। मां करणी वगैरह की जो आरती होती है उनको अपन क्या बोलते हैं, चिरजा या चर्जा बोलते हैं। ये भी याद रखना। तो यहां पर धार्मिक गीतों वाला कंसेप्ट भी आपका पूरा हो जाता है। ध्यान रखना, धार्मिक गीतों में लांगुरिया केला देवी के गीत होते हैं, ब्यावले रामदेव जी के गीत होते हैं, टेर तेजा जी के गीत होते हैं, छावली छावली गोगा जी, बगड़ावत देवनारायण जी। तो ये तो धार्मिक गीतों में, और खास तौर से लांगुरिया को विशेष याद रखना है। इधर परीक्षा में धार्मिक में आ जाए कि पवाड़े क्या है, तो पाबू जी के गीत बोल सकते हो, लेकिन अगर गीत और गाथा दोनों में से छांटना पड़ जाए तो अपने को पहले क्या छांटना चाहिए, गाथा। और चिरजा या चर्जा क्या है, तो चारण जाति की जो लोक देवियां हैं उनकी स्तुति को बताओ क्या कहा जाता है, चिरजा या क्या बोला जाता है, चर्जा बोला जाता है। तो धार्मिक गीत भी यहां पर आपके पूरे होते हैं। अपने लोक गीतों को 3 भागों में बांटा था, जिनमें से अपने बांटा है पहला क्षेत्रीय गीत। अपने पढ़ लिए क्षेत्रीय गीत कितने टाइप के हैं, 3, मरु प्रदेश, मैदानी और पर्वतीय। मरु प्रदेश, मैदानी और पर्वतीयों में अपने पढ़ लिए वो मरु प्रदेश के गीत है, ये मैदानी के और ये पर्वतीय के हैं। और अपने धार्मिक गीत भी पढ़ लिए हैं। एक गीत बते हैं रिवाजों के गीत, वो रिवाजों वाले गीत भी अपन पढ़ लेते हैं और उसके बाद लोकगीतों का समापन करते हैं। तो अपना रिवाजों के गीत के साथ ही शास्त्रीय संगीत पूरा हो जाएगा। शास्त्रीय संगीत के अलावा अपना जो है गायन शैलियां पूरी हो जाएगी और गीत पूरे हो जाएंगे। रिवाजों के गीतों में ध्यान रखना, रिवाज 3 टाइप के होते हैं। एक होता है जन्म, एक होता है आपका विवाह और एक होता है मृत्यु। एक होता है जन्म, एक होता है विवाह और एक होता है मृत्यु।
राजस्थान में जन्म पर कौन कौन सा गीत गाया जाता है, तो अपने याद रखना भाई, जन्म पर एक तो गाया जाता जच्चा या होल्लर। अगर कोई पूछे कि जच्चा या होल्लर क्या है, तो राजस्थान में छोटे बालक के जन्म पर गाया जाने वाला गीत जच्चा या होल्लर कहलाता है। एक गीत गाया जाता बे माता, ध्यान रखना बे माता। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये मानते हैं बे माता का मतलब आप और मेरे किस्मत कैसे होंगे, ये पहले से लिखित है। आप में से ऐसे कितने लोग मानते होंगे कि जो ये कहते हैं कि नहीं गुरुजी किस्मत पहले से लिखे हुए हैं, मेरा इस वैकेंसी में सिलेक्शन होगा, मेरी कौन सी रैंक आएगी, मेरे हाथ में कुछ नहीं, ये पहले से लिखा हुआ है। ऐसे कितने लोग इस बात को मानते हैं कि हाँ गुरुजी किस्मत जो है बे माता पहले जन्म के समय लिख देती है। और ऐसे कितने लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं किस्मत कुछ नहीं लिखती गुरुजी, किस्मत मेहनत से बनानी पड़ती है। अपन कहते हैं ना कभी कभी कि ये जो है मेरे किस्मतों में लिखा हुआ ही नहीं था, भाई के किस्मतों में ये था ही नहीं, ए लेख तो बेमाता लिखे ही को नहीं। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि किस्मत पहले से रिटर्न होते हैं, और आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये मानते हैं कि नहीं किस्मत कुछ रिटर्न नहीं होते, आदमी अपनी मेहनत से किस्मत बनाता है। नहीं मानते नहीं मानते नहीं नहीं। अच्छा सारे के सारे जो लोग हैं नहीं मानने वाले हैं, वाह वाह। रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। यानी आप बिल्कुल सही कहना चाह रहे हो कि किस्मत मेहनत से होती है। हाँ किस्मत मेहनत से बनती है, लेकिन अपने भाई ऐसी मान्यता है, क्योंकि अपने लोग तो सीधे साधे लोग होते हैं, अपने राजस्थान वाले लोग जितने सीधे साधे होते हैं उतने कहीं के नहीं होते। अपने तो कोई छोटी मोटी भी बात भी हो जाती है तो अपन देवी देवताओं को याद करते हैं। तो अपने कोई छोटे बालक का जन्म होता है तो अपन कहते हैं कि ये बे माता इनका लेख अच्छा लिखी, यानी छोटे बालक के जन्म के समय अच्छे भाग्य के निर्धारण के लिए बताओ कौन सा गीत गाया जाता है, बे माता। और बालक के जन्म की खुशी में जच्चा या होल्लर, ये दो गीत याद रखने। वैसे और भी खूब सारे गीत हैं, लेकिन अभी अपने को इतना ही याद रखना है। विवाह पर खूब सारे गीत गाए जाते हैं। विवाह पर ध्यान रखना, एक तो गाया जाता सेंजा, केवल नाम याद रख लेना उससे ही काम हो जाएगा, क्योंकि परीक्षा में जब प्रश्न आता है तब आता है कि निम्नलिखित में से विवाह का गीत कौन सा है, या नीचे कोई गीत का नाम लिखेंगे, उनमें से 4 अलग अलग अवसर मिलेंगे, एक विवाह का मिलेगा। अगर अपन केवल ये पहचान भी लेते हैं कि ये गीत विवाह का गीत है तो भी अपना काम हो जाता है। सेंजा लड़कियां जो होती है अच्छे वर की कामना के लिए जो गीत गाती है, उन गीतों को अपन बताओ क्या बोल देते हैं, सेंजा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सेंजा। 99% मेहनत और 1% किस्मत होती है। वेरी गुड। मेहनत सब कुछ होता है, किस्मत का साथ देना जरूरी होता है, लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं रखनी होती है। सेंजा के अलावा अपने को याद रखना है एक काजलियो। काजलियो, काजलियो गीत तो सुना होगा, काजलियो। हालांकि आजकल का काजलियो अलग टाइप का है, पलका में बंद कर राखूंली मारा राज, तो वो काजलियो अलग है। और पहले दूल्हे को बुरी नजर से बचाने के लिए कौन सा गीत गाते थे, काजलियो। एक अपने को याद रखना है कि जला, ये गीत बहुत महत्वपूर्ण है, कई दफा परीक्षाओं में आ चुका है। जला गीत जब अपने बारात दूल्हे के वहां पहुंच जाती है, दूल्हे के गांव, दुल्हन जो दूल्हा है दुल्हन के गांव बारात लेके जब चला जाता है, तब वधु पक्ष की महिलाएं बारात का डेरा देखने जाती है, और बारात का डेरा देखने जाते समय गीत गाती है। उस गीत का नाम कौन सा गीत होता है, जला। सेंजा, काजलियो, जला। एक याद रखना भाई कुकड़लू, कुकड़लू। और कुकड़लू के अलावा एक याद रखना झिलमिल, झिलमिल। कुकड़लू, झिलमिल, ये आपके विवाह के गीत होते हैं। एक अपने को विवाह पर याद रखना है बन्ना बन्नी, केवल गीतों के नाम याद रखने हैं। वर वधु के प्रेम भरे झगड़ों का वर्णन, बन्ना बन्नी। एक गीत होता ओलियूं, ओलियूं ये विदाई का गीत है। कोयलड़ी और ओलियूं ये भी विवाह पर गाए जाते हैं, और विवाह में बताओ कौन से गीत है, विदाई गीत। ओलियूं घनी आवे, तो बन्ना बन्नी हो गया, ओलियूं हो गया, कोयलड़ी हो गया, कुकड़लू हो गया, झिलमिल हो गया, और सबसे महत्वपूर्ण यहां पर बताओ कौन सा होता है, जला होता है। जला का मतलब है वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देखने जाते समय कौन सा गीत गाते हैं, जला। तोरण मारने वाला जो रिवाज होता है, जिस समय दूल्हा तोरण द्वार पर जाता है उस समय कौन सा गीत गाया जाता है, कुकड़लू और झिलमिल। वर वधु के प्रेम भरे झगड़ों का वर्णन, बन्ना बन्नी। और एक होता कामण, ये भी ध्यान रखना, वर वधु को जादू टोने से बचाने के लिए जो गीत गाया जाता है वो गीत आपका कौन सा है, कामण। ओलियूं और कोयलड़ी ये दुल्हन की विदाई के समय गाए जाने वाले गीतों का नाम है। और एक याद रखना प्रभात्या, अगर ये भी इंपॉर्टेंट है भाई,
प्रभात्या या बियाणा, परीक्षा में सीधा प्रश्न आ जाता है कि प्रभात्या या बियाणा क्या है। तो प्रभात्या या बियाणा का मतलब होता है विवाह के अवसर पर प्रातः काल में जो गीत गाए जाते हैं, विवाह के अवसर पर प्रातः काल में गाए जाने वाले गीतों को प्रभात्या या क्या कहा जाता है, बियाणा कहा जाता है। विवाह में सुबह के समय जो मांगलिक गीत गाए जाते हैं उनको प्रभात्या या बियाणा कहा जाता है। नंबर 2, मृत्यु के गीत। ध्यान रखना, मृत्यु पर अपने गीत गाया जाता है। एक तो हरजस, शेखावाटी क्षेत्र में किसी बुजुर्ग व्यक्ति की जब डेथ हो जाती है तो शेखावाटी क्षेत्र में बुजुर्ग व्यक्ति की डेथ पर गाया जाने वाला गीत होता है हरजस। और एक शिशु की डेथ पर गाए जाते हैं छेड़े। ध्यान रखना, छेड़े शिशु की मृत्यु पर भी गाए जाते हैं। एक और अवसर भी है, लेकिन छेड़े गीत क्या है ये अभी पूछा भी गया था। तो शिशु की मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत होते हैं छेड़े, और बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु पर गाए जाने वाले गीतों को बताओ क्या कहते हैं, हरजस। वैसे हरजस भगवान कृष्ण की भक्ति में भी गाते हैं। मीराबाई ने जो दोहे लिखे थे, मीराबाई ने जो पद लिखे थे, उन्हीं पदों को बताओ क्या कहा जाता है, हरजस कहा जाता है। और भी है मृत्यु पर गीत, लेकिन अभी आपको दो ही याद रखने हैं। ये लो भाई, यहां पर रिवाजों के गीत भी पूरे हो जाते हैं, और रिवाजों के गीतों के साथ ही लोक गीतों का भी विधि विधान से क्या हो जाता है, समापन। वापस रिपीट कर रहा हूं सारी की सारी बातें, तीनों टॉपिक जो अब तक पढ़े उन सबको वापस रिपीट कर रहा हूं। अब तक अपन ने बताओ क्या पढ़ा है, अब तक अपन ने पढ़ा है कौन कौन से बातें। अब तक अपन ने प्रदर्शन कला शुरू किया है। प्रदर्शन कला में सबसे पहले गायन शैलियां, फटाक से सुन लेना, 3-3 के जोड़े पढ़ा करके फिर 3-3 का जोड़ा एक साथ ही रिवाइज करवा दूंगा, ताकि आपको केवल सुनना होता है। इस समय आपने रिवीजन कर रखा होता है और उसको आराम से ईयरफोन लगा करके मस्ती मस्ती से सुने, क्योंकि सुनी हुई चीज ज्यादा देर तक याद रहती है। इसलिए गायन शैलियां जो अपनी गायन की स्टाइल से वो कौन कौन सी है, 5। जैसलमेर और बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र में कौन सी है, बीकानेर जैसलमेर क्षेत्र में गुरुजी मांड है। मांड की प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन है, तो मांड की हाल ही में तो सबसे चर्चित कलाकार बताओ कौन सी बताई थी, बत्तुल बेगम, जिसे राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और मांड में अन्य कौन कौन है, अल्लाह जिलाबाई वगैरह सब बताओ किसके अंदर आएगी, मांड। लंगा बता दिया, लंगाओं का विशेष रूप से याद रखना। लंगा गायन शैली बाड़मेर वाले क्षेत्र में लोकप्रिय है। बड़नों का गांव जो है वो लंगों का गांव कहलाता, बालोतरा के पास में ही गांव पड़ता है। तो लंगा गायन शैली का ध्यान रखना। लंगा गायन शैली में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज आता है, सारंगी और सतारा। और मांगणियार बाड़मेर जैसलमेर की शैली है, जिसमें वाद्य यंत्र क्या बजाते हैं, कमायचा और खड़ताल। ये सारी चीजें मैंने एक बार कर दी है, वापस केवल दिखा रहा हूं। तालबंदी, औरंगजेब के काल से जो कलाकार आए थे उनको बताओ पूर्वी राजस्थान में आकर कौन सी गायन शैली विकसित की थी, तालबंदी। और हवेली शैली बताओ कहां की प्रसिद्ध है, नाथद्वारा। नाथद्वारा कहां पर है, राजसमंद में। बंद कमरों में जो गीत गाने वाली शैली है उसको अपन कौन सी शैली बोल देते हैं, हवेली शैली बोल देते हैं, बंद कमरों वाली। फिर अपन ने पढ़ा था शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत की कौन कौन सी बातें याद रखनी है कि एक तो शास्त्रीय संगीत की मुख्य गायन शैली कौन सी है, ध्रुपद गायकी। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। ध्रुपद गायकी का जनक ग्वालियर के राजा थे मानसिंह तोमर। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर के काल में ये जो है ध्रुपद गायकी प्रारंभ हुई थी। ध्रुपद गायकी की कितनी रागें हैं, 4। सीधा प्रश्न भी आ जाता है कभी कभी कि निम्नलिखित में से कौन सी राग ध्रुपद गायकी की नहीं है, तो अपने 4 याद रखना, गौरहरवाणी, खांडुरवाणी, डागुरवाणी और नोहरवाणी। ये ध्रुपद गायकी की 4 रागें होती है। या कभी सीधा प्रश्न आ जाता कि गौरहरवाणी, खांडुरवाणी इत्यादि क्या है, तो ये ध्रुपद गायकी की 4 रागों के बताओ क्या होते हैं, नाम होते हैं। राजस्थान का ऐसा कौन सा संगीतज्ञ जिसको तानसेन कहते हैं, राजस्थान का तानसेन हरि सिंह को कहते हैं। रुलाने वाला फकीर किसको कहते हैं, मान तोल खां को कहते हैं। प्रसिद्ध संगीतज्ञ पंडित जसराज का संबंध कहां से रहा है, मेवाती घराने से रहा है। और संगीत की नवीनतम राग कौन सी राग होती है, तो संगीत की नवीनतम राग जो होती है गोरमा राग होती है, ध्यान रखना। तो ये कुछ शास्त्रीय संगीत की बातें की थी। फिर अपने पढ़ा थे लोकगीत। लोकगीत जो है उनमें अपने पढ़ा था कि राज्य गीत कौन सा है, केसरिया बालम पहली बार किसने गाया, मांगी बाई ने। सर्वाधिक बार किसने गाया था, अल्हा जिला बाई ने गाया था। फिर अपन ने कहा कि भाई जो अपने से गीत लोकगीत है वो लोकगीत कितने भागों में बंटे हुए हैं, 3 भागों में बंटे हुए हैं। 3 भागों का मतलब क्षेत्र विशेष में गाए जाने वाले क्षेत्रीय लोकगीत, देवी देवताओं वाले गीतों को धार्मिक गीत, और जो रिवाजों के गीत है जन्म मृत्यु और विवाह के। और फिर मैंने कहा कि क्षेत्रीय गीत फिर से कितने भागों में है, 3। राजस्थान को क्षेत्र के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी राजस्थान वाले प्रदेश को कहते हैं मरु प्रदेश,
पूर्वी राजस्थान वाले क्षेत्र को कहते हैं मैदानी भाग, और मेवाड़ और हाड़ौती और वागड़ वाला जो क्षेत्र होता है इसको अपन बोलते हैं पर्वतीय भाग। और धार्मिक गीत बताई दिए थे। फिर अपन ने बात की थी क्षेत्रीय गीत, तो क्षेत्रीय गीतों में ये इधर वाले सारे गीतों ने मैंने एक एक गीत आपको जो है एक्सप्लेन कर दिया है। ये सब मरु प्रदेश में गाए जाने वाले, मरु प्रदेश में और हजारों गीत है, ध्यान रखना, लेकिन ये मरु प्रदेश में गाए जाने वाले गीत, मरु प्रदेश में रतन राणा, केकड़ा, गुगरी, ये सब आपके प्रेम गीत है। केवड़ा मरु प्रदेश में, केवड़ा एक सुगंधित पेड़ होता है, ध्यान रखना। कुर्जा, कोवा, जोरावा ये वीरे गीत है। पीपली, गोरबंद, लीलगर मरु प्रदेश में गाते हैं। ढोला मारू मरु प्रदेश में गाते हैं। इंडोनी पनगढ़ पर पानी लाते समय गाते हैं। और पतिव्रता पत्नी का परिचय गीत बताओ आपका कौन सा है? पणियारी। फिर मैदानी भाग के गीत कौन कौन से हैं? हिचकी, रसिया और कंडल गीत है। पर्वतीय क्षेत्रों में मैंने आपको बता रखा था आदिवासियों के गीत। और लालर, पटेलिया, बिछिया, माचर, ये जोड़ा लट रहना, लालर, पटेलिया, बिछिया, माचर, ये आदिवासियों में, पर्वतीय क्षेत्रों में आदिवासियों के गीत है। बीलों का युगल गीत हमसीडो, और बील महिला का वीर गीत कौन सा है? ये है आपका सुवटिया और चिरमी। मालवा प्रदेश में एक महिला जो अपने ससुराल में बैठी है और वो पियर जाने थे, क्योंकि महिला को पियर ज्यादा प्यारा लगता है या ससुराल प्यारा, वैसे तो दोनों ही जगह प्यारी लगती है, लेकिन अपने राजस्थानी में कहावत है कि भाई पियर का तो कागला ही चौका लागे, पियर का तो कागला ही चौका लागे। इसलिए पियर के अंदर, अगर ससुराल में हंसों के मध्य भी बैठे हैं तो हंसों में थोड़ा कालापन नजर आता है, लेकिन पियर का तो कागला ही चौका लागे। और पियर में कौवे भी है जिनका रंग काला होता है, तो उनमें भी यूं सुंदरता सी नजर आती है। तो ये अपनी मान्यताएं होती है, जीव जीव की बात है, जिसका जीव ज्यादा जिस तरफ होता ही होता है, तो बाकी ससुराल पियर बराबर ही होता है। तो ये आपके पर्वतीय क्षेत्रों के जो गीत होते हैं वो आपके हो गए। उसके बाद मैंने धार्मिक गीतों में बता दिए, केला देवी वाले गीत लांगुरिया, रामदेव जी वाले ब्यावले, तेजा जी वाले टेर, गोगा जी वाले छावली, देवनारायण जी वाले बगड़ावत। यहाँ टेर को ध्यान रखना, किसानों का प्रेरक गीत कौन सा है? टेर गीत है। मैंने लोकगीत छेड़ा फाड़ना है बोला कि छेड़ा और लगे तो मैंने लिख दिया बील फाड़ते हैं छेड़ा। अरे छेड़ा फाड़ना, बिलों में एक आदिवासियों में तलाक की एक प्रथा होती है, ध्यान रखना। और यहां मत फंसना, पवाड़े क्या है? हालांकि बाबूजी के गीतों को बोलते हैं पवाड़े, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि पवाड़े क्या है, गीत और गाथा दोनों में से चुनने की नौबत आए तो पहले अपने को लोक गाथा चुनना है। और चर्जा या चिर्जा, चारण देवियों की, लोक देवियों की जो स्तुति होती है उनको चर्जा या बताओ क्या बोला जाता है? चिर्जा। तो ये धार्मिक गीत थे। और बाकी रिवाजों में जन्म पर बालक के जन्म की खुशी में जच्चा या होलर, और अच्छे किस्मत के लिए बेमाता। विवाह में इन गीतों का नाम याद रखना है। एक सेंजा को विशेष रूप से याद रखना है कि अच्छे वर की कामना के लिए गाते हैं। महिलाएं बारात का डेरा देखने जाते समय गाती है। वर वधु को जादू टोने से बचाने के लिए गाते हैं। और विवाह के अवसर पर प्रातः काल में गाए जाने वाले गीत प्रभात्या या बियाणा कहलाते हैं। विदाई का गीत ओल्यूं कोयलड़ी है। मृत्यु पर हरजस और शिशु मृत्यु पर क्या गाए जाते हैं? छेड़े गाए जाते हैं। तो ये थी आपकी गायन